हेलो फ्रेंड्स, लाइफ एज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसका आज 7th लेक्चर है। तो चलिए हम चैप्टर को ही स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में आज हम भारत की जलवायु, वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति और वन्य प्राणी के संदर्भ में किससे संबंधित जानकारी को हम मजबूत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के विकास में योगदान देती है। जलवायु विभिन्न प्रकार की जलवायु विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विकास के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इन सारे संबंधों को हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्रम से। एक टर्म और है, अक्सर लोगों को मौसम और जलवायु में कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इसे क्लियर कर लेते हैं कि मौसम क्या होता है। तो मौसम जो है वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उसे हम मौसम के अंतर्गत शामिल करते हैं। आगे चल के हम जलवायु को भी डिफाइन करेंगे। मौसम में जो वायुमंडलीय घटक का यूज किया जाता है उसमें तापमान, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि को हम शामिल करते हैं यहाँ पर मौसम में। और सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम कौन-कौन से हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। भारत के प्रमुख मौसम। ओके। तो भारत के प्रमुख मौसम में हम 4 कैटेगरी को देखते हैं। एक है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा का मौसम जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है शरद ऋतु या इसे हम मानसून लौटने का समय भी कहते हैं। इंग्लिश में आप इसे शीत ऋतु को विंटर, ग्रीष्म ऋतु को समर और दक्षिण पश्चिम मानसून को तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है, या इसे रेनी सीजन भी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। शरद ऋतु को ऑटम कहा जाता है। तो ये इन ऋतुओं के संदर्भ में भारत में मुख्य रूप से ये जो 4 ऋतु या ये जो 4 मौसम पाए जाते हैं, तो इसे भी हम मंथ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दिसंबर से फरवरी के बीच में आपको शीत ऋतु देखने को मिलती है भारत में, और मार्च से मई के बीच में ग्रीष्म ऋतु, जून से सितंबर के बीच में आपको दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं और उस दौरान आपको वर्षा का मौसम दिखाई देता है, और अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु देखने को मिलती है। ये जो ऋतु या मौसम की जो घटनाएं घटित होती हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है, उस परिक्रमण के कारण ही मौसम संबंधी घटनाएं या विभिन्न मौसम घटित होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी समय हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि शीत ऋतु के समय सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु देखने को मिलती है, और ग्रीष्म ऋतु के मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ने लगती हैं। इस वजह से सूर्य का अधिक प्रकाश प्राप्त होने के कारण ग्रीष्म ऋतु महसूस होती है। अच्छा, वर्षा का जो मौसम होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ पर मानसून मानसून के आने
और उसके आगे बढ़ने का ये मौसम होता है। मतलब वर्षा ऋतु आपको देखने को मिलती है इन 4 महीनों में। और शरद ऋतु जो है, इस समय में मानसून के लौटने का समय हो जाता है। इसमें स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर पवनें चलती हैं और ये जो पवनें हैं, ये स्थल से बंगाल की खाड़ी से जो लौटती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और ये जब दक्षिणी भारत में पहुंचती हैं, तो तमिलनाडु के तट पर वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो आपने सुना होगा कि लौटते हुए मानसून के समय तमिलनाडु में वर्षा होती है। यहाँ वर्षा के मौसम में तमिलनाडु में तो वर्षा नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में या मानसून लौटने के समय वर्षा होती है। तो इसके जब हम मानसून के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, तब आप देखेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के समय में कितनी वर्षा होती है और तमिलनाडु में वर्षा के मौसम में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है पवनों की, इस वजह से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है वर्षा के मौसम में। लेकिन शरद ऋतु में आपको तमिलनाडु के पूर्वी तट पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने मौसम के बारे में आपने जो समझा है अभी कि मौसम क्या है, ये एक्चुअल में वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो भी चेंजेस है, उसे हम मौसम के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब हम आगे जलवायु की बात करते हैं। जलवायु तो किसी स्थान की जो जलवायु होती है, किसी स्थान की जलवायु अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा होती है। एक बार फिर से डिफाइन करते हैं इसको कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा। यहाँ पर अनेक वर्षों से मतलब है अराउंड 20 से 30 वर्षों का समय लिया जाता है। 20 से 30 वर्षों का जो समय है, एक लंबा टाइम पीरियड लिया जाता है और वहाँ पर मौसम की जो स्थिति देखने को मिलती है, तो उसके आधार पर कहा जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है। अब हम जैसे भारत की जलवायु कहते हैं, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु या फिर इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय रीजन में अवस्थित है। जब हमने इसमें भारत की अवस्थिति से संबंधित चैप्टर को डिस्कस किया था, तब आपने देखा था कि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। और किसी स्थान की जो जलवायु होती है, वो किन पर निर्भर करती है? एक तो अवस्थिति अर्थात लोकेशन, ऊंचाई पर एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी और उच्चावच को रिलीफ कहते हैं। तो इन फैक्टर के कारण किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है। तो यही वजह है कि भारत की जो जलवायु है, में आपको क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है। एक मिनट में इसको थोड़ा करता हूं। तो किसी स्थान की जो जलवायु है, तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी स्थान की जलवायु स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करती है। और यही वजह होती है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर आपको भिन्न-भिन्न जलवायु दिखाई देती है। यदि हम भारत का एग्जाम्पल लें, तो भारत की जो जलवायु में आपको क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय भिन्नता कहने से क्या मतलब है कि अलग-अलग स्थानों पर आपको अलग-अलग जलवायु महसूस होती है। और इससे पहले जब हमने बात करें हैं, ये व्यापक अर्थों में बात किया है कि भारत की ओवरऑल जलवायु तो मानसूनी जलवायु है, लेकिन उसमें भी आपको क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है। और वो क्षेत्रीय भिन्नता के कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में जो जैसलमेर और बीकानेर वाला जो रीजन है, ये बहुत ही गर्म स्थान है। क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है, चाहे वो जैसलमेर की हो या बीकानेर की, ये राजस्थान के मरुस्थलीय रीजन में अवस्थित होने के कारण वहाँ की जो जलवायु है, वो काफ़ी गर्म है। इसके अलावा यदि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको बर्फीली ठंड पड़ती है। मतलब यहाँ पर ठंडी जलवायु महसूस होती है। तो इस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक फैक्टर तो इसकी अवस्थिति वाला है। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी
वो ऊंचाई पर भी स्थित है। द्रास और कारगिल का जो रीजन है, तो वहां पर आपने एक फैक्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी देखने को मिलती है, और यही वजह है कि द्रास और कारगिल का जो क्षेत्र है यहाँ पर बर्फीली ठंड पड़ती है। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मुंबई और कोलकाता आप देख सकते हैं, यहाँ पर मध्यम जलवायु देखने को मिलती है। मध्यम जलवायु कहने का मतलब है ना तो यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और ना बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो ये किस कारण होता है? तो ये समुद्र के तटवर्तीय प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। समुद्री प्रभाव के कारण ऐसा घटित होता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जलवाष्प मौजूद अधिक होती है, और वो जो जलवाष्प है वो सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे तीव्र प्रकाश वहां पर नहीं पहुंच पाता। और पृथ्वी से जो उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें हैं, उन विकिरणों के द्वारा भी जब वो पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं और वायुमंडल में जाती हैं, तो बादलों के द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है, जिससे वो जो रीजन है वो बहुत अधिक ठंडा भी नहीं हो पाता। तो ये वाले फैक्टर जब हम आगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब आप और अच्छे से इसे समझ सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो मध्यम जलवायु क्यों देखने को मिलती है। और इसके एग्जाम्पल में आप मुंबई और कोलकाता को रख सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है कि मेघालय की मौसिनराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला ये स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय का मौसिनराम। पहले इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था, जो कि मेघालय में ही है, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार अब मौसिनराम जो है मेघालय का वो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जलवायु में भी, भारत की जलवायु में भी आपको क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है, जो किस पर निर्भर कर रही है? जो उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। उच्चावच का मतलब है कि उसकी जो विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान वाला जो उसकी रिलीफ में जो चेंजेस हैं वो उसको दर्शाता है, वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर आके हमारी जलवायु वाली बात क्लियर होती है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो एक तो हमें भारत की जलवायु के विषय में पढ़ना था, और दूसरा हमें पढ़ना था वनस्पति के बारे में। तो यहाँ से हम वनस्पति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भारत की जो मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती हैं, वहाँ की जलवायु से ही प्रभावित होती हैं। तो आप प्राकृतिक वनस्पति को कैसे डिफाइन करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी वनस्पतियां जो मनुष्य की सहायता के बिना, उपजते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। कुछ पेड़ पौधे तो मनुष्य भी लगाते हैं, तो उन्हें हम कृत्रिम वनस्पति कह सकते हैं, या मानव द्वारा उपजाई गई वनस्पति कह सकते हैं। लेकिन ऐसी वनस्पतियां जो अपने आप ही उपजती हैं मनुष्य की सहायता के बिना, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन में शामिल करते हैं। जैसे घास है, झाड़ियां होती हैं, कुछ पौधे होते हैं जो प्राकृतिक वनस्पति का भाग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग वनस्पतियों का विकास होता है। अभी हम आगे ही इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार की और जलवायु भारत में आपको देखने को मिलेगी। तो वनस्पति में जो अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो वहाँ की जलवायु से प्रभावित होती हैं। और इस जलवायु में भी वर्षा की जो मात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करने में जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वर्षा की मात्रा।
कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु के और भी घटक दिए जा सकते हैं, तापमान दिया जा सकता है, आर्द्रता दी जा सकती है, वर्षा की मात्रा और ऐसे करके और भी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के विकास में जो जलवायु संबंधी सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा अ, अधिक होगी तो आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। उससे कम मात्रा में वर्षा होती है तो आपको पतझड़ वन देखने को मिलेंगे और कम वर्षा होगी तो कटीली वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप आगे देखेंगे कि वर्षा की मात्रा कैसे वनस्पतियों को प्रभावित करती है। अब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं। इस फिगर में जो दर्शाया गया है, जैसे यहाँ पर भी आप थोड़ा देख लें कि जैसे सबसे नीचे वाले जो भाग में पृथ्वी के नजदीक जो छोटी-छोटी वनस्पतियां होती हैं, इन्हें भूमि परत कहते हैं। और फिर कुछ ऊंचाई पर जो लगभग 5 मीटर की ऊंचाई तक जो पेड़-पौधे उगते हैं, उन्हें हम झाड़ी वाली परत या इसे स्कर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर उससे भी ऊपर लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक आपको तरुण वृक्ष देखने को मिलते हैं। और यदि 40 मीटर की ऊंचाई 60 मीटर की ऊंचाई पर आपको उद्गामी परत देखने को मिलती है पेड़ पौधों की। तो यहाँ पर जो बितान है, बितान मतलब यहाँ पर है कैनोपी। कैनोपी शब्द आपने सुना होगा। कैनोपी मतलब जो पेड़ पौधों का जो जितना भी विस्तार होता है, क्षैतिज विस्तार, और उससे ढकने वाला जो भाग होता है नीचे, उसे हम कैनोपी कहा जाता है। जैसे इसका कैनोपी क्या हो जाएगा, ये रीजन इसका कैनोपी बन जाएगा। तो जितना उसका क्षैतिज विस्तार होता है पेड़ पौधों का, जिससे वो जमीन को ढकते हैं, वो उसकी कैनोपी या बितान कहलाता है। तो इस फिगर को आप थोड़ा देख सकते हैं अपनी कुछ टर्म को समझने के लिए। तो चलिए हम प्राकृतिक वनस्पतियों में हम भारत की विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो भारत में जलवायु की जो विभिन्नता है वो अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियों के विकास में योगदान देती है। तो हमें भारत में कितने प्रकार की जैसे वनस्पतियां देखने को मिलती हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेंगे भारत में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी देखने को मिलते हैं। कटीली झाड़ियां देखने को मिलती हैं, पर्वतीय वनस्पतियां और मैंग्रोव वन। तो आपको भारत में ये 5 प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। 5 प्रकार की। अब हम क्रमशः एक-एक वनस्पति का अध्ययन करते हैं। पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन। इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन किन क्षेत्रों में इनका विकास होता है? तो जहां बहुत अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ये जो वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी विशेषता होती है कि ये बहुत घने होते हैं और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। आप इस वाले फिगर में थोड़ा सा देख सकते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है कितनी हाई है, और डेंसिटी हाई होने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है या जो सूर्य की जो किरणें आती हैं, यदि हम यहाँ पर सन को कंसीडर कर लें तो इनकी जो किरणें आती हैं, तो इन वनों की सघनता के कारण वो नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। तो उसका जो प्रकाश है वो तल तक नहीं पहुंच पाता। तो इस फिगर में आप इनकी सघनता को समझ सकते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इनकी एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यहाँ पर वनस्पतियों की डायवर्सिटी या विविधता भी बहुत अधिक होती है। और विविधता अधिक होने का मतलब है कि अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर पेड़-पौधे मौजूद होते हैं और अलग-अलग प्रकार की
पेड़ पौधों की अधिकता के कारण उनका जो पत्तियां गिराने का जो समय होता है वो भी अलग अलग होता है। तो यहाँ की जो वनस्पतियां हैं अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही हरे भरे दिखाई देते हैं, क्योंकि एक साथ सभी पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं गिरती हैं, जिस वजह से साल भर आपको हरा भरा वन दिखाई देता है। और हरा भरा वन दिखाई देता है, और इसी वजह से हम इसे सदाबहार वन भी कह देते हैं। तो सदाबहार वन, एक सेकंड। सदाबहार वन कहने से मतलब है कि ये हमेशा ही या साल भर ही ये हरे भरे होते हैं। तो इनका जो नाम भी दिया गया है, इनकी विशेषताओं के कारण ही इनको ये नाम दिया गया है। अच्छा, भारत में ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो हमें उन क्षेत्रों का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपको अ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट जो है भारत का, वहां पर भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है। जैसे पश्चिमी घाट में पश्चिम अरब सागर से आने वाली जो मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है, तो वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में बहुत अधिक वर्षा करती है। और इस वजह से, और यदि आप बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून की शाखा है, वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में अधिक वर्षा करने के कारण ही आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। और अंडमान और निकोबार में भी काफ़ी अधिक वर्षा होती है। इस वजह से भी वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल यदि आपसे कोई पूछेगा, तो यहाँ पर भी कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, जैसे महोगनी, एबोनी और रोज़वुड। तो ये सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के एग्ज़ाम्पल हैं। तो कई बार एग्ज़ामों में कई बार पूछ लेता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के? तो आपको ये इसके इन क्षेत्रों का नाम पता होना चाहिए। और यदि एग्ज़ाम्पल कई बार मैच द कॉलम में आ जाता है, तब भी आपको इनके एग्ज़ाम्पल भी पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आपका फर्स्ट कैटेगरी जो थी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, ये कंप्लीट होती है। सेकंड पे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, या इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश भाग में या विस्तृत भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको देखने को मिलेंगे। ये अपेक्षाकृत कम घने होते हैं, एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, और इसीलिए इन्हें पतझड़ वन की संज्ञा दी जाती है। आप यहाँ पर इस फिगर में भी थोड़ा देख सकते हैं कि सभी वृक्षों की एक साथ पत्तियां गिरती हैं, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि सारे किसी भी वृक्ष में आपको पत्तियां देखने को नहीं मिलती हैं, या बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो यही ए, यही घटना के कारण ही इनको पतझड़ वन का नाम दिया जाता है। भारत के किन क्षेत्रों में, यदि आपसे कोई पूछ ले कि भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इन सारे मतलब भारत के अधिकांश भागों में आपको पतझड़ वन देखने को मिल जाएंगे। और इसके कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। तो इन वृक्षों के नाम आप याद रख सकते हैं। ये जो चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट के साथ प्लस फैक्चुअल भी आपको जानकारी को याद रखना है। तो आप इनको बार-बार रिवीजन करते रहें, किन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाएँगे, पाए जाते हैं, और तो इनके आप नाम याद करते चलें। इसके अलावा अब हम थर्ड कैटेगरी में बात करते हैं, जो है कटीले वन। तो तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कटीले वन। स्कर्व्स भी बोलते हैं इन्हें।
तो ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये देश के शुष्क भागों में, जहाँ वर्षा की बहुत कम मात्रा या 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है। 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से भी आप कम बोल सकते हैं। 25 से 50 सेंटीमीटर नाम ले सकते हैं। तो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में यदि वर्षा होती है या इससे भी कम होती है, तो उन क्षेत्रों में कटीली झाड़ियों का विकास होगा। जैसे राजस्थान का जो रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पर आपको कटीली झाड़ियों का विकास देखने को मिलेगा। इस प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर इनकी एक विशेषता होती है इन झाड़ियों की कि इनकी पत्तियों में बड़े-बड़े काँटे होते हैं और ये काँटे इसलिए होते हैं ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है, पेड़-पौधों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, जो वायुमंडल में जल का उत्सर्जन करते हैं, इवेपोरेशन के फॉर्म में। और वो वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसीलिए इनकी जो पत्तियाँ हैं, वो काँटों में तब्दील हो जाती हैं, काँटों में परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। तो आप ये वाली विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। ये भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है और गुजरात के कुछ क्षेत्र में आपको कटीली झाड़ियाँ देखने को मिल जाएँगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, जैसे आप यहाँ पर छोटा दक्षिण भारत का छोटा-सा फिगर बना सकते हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की ये जो पवनें आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून की ये जो पवनें आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून की ये जो पवनें हैं, जब ये पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो इसके पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर तो ये वर्षा कर देती हैं। इससे टकराने के बाद ये यहाँ पर वर्षा कर देती हैं, पश्चिमी भाग में। लेकिन जब ये पूर्वी भाग में पहुँचती हैं, तो पूर्वी भाग में पहुँचते तक ये शुष्क हो जाती हैं। इनकी आर्द्रता कम होके ये शुष्क हो जाती हैं और शुष्क होने के कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होती है और वर्षा नहीं होती है, इसी वजह से इसे वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं इसको, आगे हम पढ़ेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। और यही वजह है कि तमिलनाडु में भी वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वो भी अ, इन दक्षिण-पश्चिम मानसून से आने वाली जो पवनें हैं, इनके ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तो इसी वजह से पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है, मतलब ये वाले जो रीजन है, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर आपको अ, वर्षा कम होने के कारण या बहुत कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ का विकास होता है। इसके आप एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं, कैक्टस है, खैर, बबूल, इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएँगे। इस वाले फिगर को भी आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फिगर डालने से ये मतलब है कि आपको थोड़ी समझ और बेहतर हो सके। इसके अलावा हम पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, 2 प्रकार की और वनस्पतियाँ बची हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि पर्वतीय वन जो होते हैं, ये हिमालय वाला क्षेत्र है या फिर नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिमी घाट में आपको इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास देखने को मिल जाएगा। ऊंचाई के अनुसार इनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है। हमने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब हम पर्वत पठार और मैदान की चर्चा कर रहे थे कि पर्वतीय भाग में ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर में भी कमी आती है और टेम्परेचर में भी कमी आती है, तो टेम्परेचर भी वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और तापमान घटने के कारण वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर कि 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर आपको शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं। वृक्षों का आकार है वो शंकुआकार हो जाता है। आप इस फिगर को देख सकते हैं।
इस प्रकार की वनस्पति आपको 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। तो पर्वतीय वनों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे चीड़, पाइन, देवदार, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? पर्वतीय वनों के। तो एग्जाम्पल भी आपको याद रहेंगे, तो कई बार मैच द कॉलम आ जाएगा कि किस प्रकार की वनस्पतियां किस प्रकार के वनों में पाई जाती है, या कौन से पेड़ पौधे किन वनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एग्जाम्पल से इस को रिलेट कर सकते हैं। लास्ट बचा है हमारा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जो वनस्पति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है। आगे आप इनकी इंपॉर्टेंस को और समझेंगे। यहाँ पर जितनी की चर्चा की गई है 6th क्लास में, हम अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंग्रोव जो वन है, ये खारे पानी में भी रह सकते हैं, मीठे पानी में भी रह सकते हैं, और खारे पानी में भी ये रह सकते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के? तो पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन वाला जो क्षेत्र है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको मैंग्रोव वनस्पति मन्नार की खाड़ी में भी देखने को मिलती है, और कुछ कच्छ के रन वाले जो क्षेत्र है, कच्छ का रन गुजरात में, वहां पर भी आपको मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिल जाएगी। एक बार यूपीएससी ने यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा था कि मैंग्रोव वनस्पति किन किन क्षेत्रों में मिलती है, या उनका क्रम पूछा था कि कहाँ पर सबसे ज्यादा है, कहाँ, तो उसको क्रम में भी जमाना था। तो आप प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, तो आप इस क्वेश्चन को वहां से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप उसी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करें। और यहाँ पर जो सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रकार के वनों की मतलब मैंग्रोव वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, और इसी के नाम पर सुंदरबन नाम दिया जाता है। तो ये वाला फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, इनकी जो जड़ें हैं, ये पानी में डूबी हुई होती हैं, और कुछ ऊपर आती हैं इस टाइप से। जैसे ये जड़ कुछ तो अंदर होंगी, और कुछ ऊपर भी निकल के आती हैं इस टाइप से। तो आप इनकी डेंसिटी को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर आती हैं, ये श्वसन क्रिया करने के लिए ही ऊपर आती हैं, सांस लेने अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि यदि वो जल में डूबी रहती हैं तो उनको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाती है, इसलिए ये ऊपर निकल आती हैं। और आप यहाँ पर इनकी डेंसिटी से समझ सकते हैं। और इनका एक और इम्पोर्टेंस होता है इन वनों का, मैंग्रोव वनों का, कि जो सुनामी आती है, ये सुनामी से भी, उनकी लहरों से रक्षा करती है, सुनामी से रक्षा करती है मैंग्रोव वनस्पति। तो ये इसका एक और इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। आगे की क्लास में, और जब हम 11th में पहुंचेंगे, तो वहां पर भी मैंग्रोव वनस्पति की इम्पोर्टेंस और दी गई है, वहां पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यदि आप अब वनों के बारे में इतना पढ़ने के बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें इनकी आवश्यकता क्यों है, या वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि जो वन होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो खराब वायु है हमारे लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करते हैं वन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो जिसे हम श्वसन के लिए उपयोग कर पाते हैं। आज के समय में जो औद्योगिकरण हुआ है, वनों की कटाई लगातार बढ़ी है, तो इस वजह से वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण भी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा आपको वन लगाने की आवश्यकता है, ताकि आप स्वच्छ वायु प्राप्त कर सकें। इसके अलावा और वनों का क्या महत्व होता है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और मिट्टी को बांध कर रखने से मिट्टी का जो अपरदन है, उसे वो रोकती हैं या कम कर देती हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, और मिट्टी को बांधने के कारण अपन और उनकी जो जड़ें हैं,
वो मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। इससे क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी है, वो बरसात में बह करके नदी नालों में नहीं नहीं बहती है और वो जो क्षेत्र है वो अपना उपजाऊ बना रहता है। तो इस वजह से भी आप पेड़-पौधों की इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको ईंधन, लकड़ी ईंधन की जो लकड़ी है, चारा है, जड़ी-बूटियाँ हैं, लाख है, गोंद है, इसके अलावा और शहद है, ये सब आपको वनों से प्राप्त होता है। अच्छा, चुनौती क्या है कि पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई से भारी मात्रा में वनस्पतियों को क्या किया गया है, कुछ प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं, समाप्त भी हो गई हैं। इनकी विविधता कम हो रही है। और इसके अलावा तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? तो पेड़ पौधों के जो महत्व के बारे में हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। और इसी के संदर्भ में आपने वन महोत्सव का नाम सुना होगा। ये वन महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है, ये पेड़ पौधों के बारे में, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही किया जाता है, ताकि हम पृथ्वी को हरा भरा रख सकें। लास्ट यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक पौधा ये या एक वृक्ष जो है वो कितने तरीके से या इसकी जो क्या इम्पोर्टेंस है, कितना उपयोगी हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन मिलती है हमें, शहद प्राप्त होता है, फल प्राप्त होते हैं, गोंद और लाख प्राप्त होती हैं। वन्य जीवों के लिए ये प्राकृतिक आवास भी होते हैं। ये वन्य जीवों के लिए वन ही हैं जो उनको प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। हमें इमारती लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलते हैं। इमारती लकड़ी से आप घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और रबड़ प्राप्त होती है, मिट्टी को बाँधे रखते हैं ये। फर्नीचर, खेल के जो सामान होते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है। जो वनों में पाई जाने वाली जो जनजातियाँ हैं, वो अपना अ, ईंधन के लिए इन्हीं लकड़ियों का या टूटी हुई लकड़ियों का उपयोग करती हैं। इसके अलावा घर, दवाइयों के लिए दवाइयाँ ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इस फिगर से वनों के उपयोग के बारे में भी समझ सकते हैं। बस लास्ट टॉपिक बचा है हमारा वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी के विषय में तो वन जो होते हैं वो वन्य प्राणियों के लिए प्राकृतिक आवास है। ये अभी आपने जस्ट पहले पढ़ के आए हैं। तो बहुत सी वनों में वन्य जीवन से संबंधित प्रजातियां पाई जाती हैं और हम वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं। ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह या वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से ये मनाया जाता है। अच्छा, वन्य प्राणियों के लिए चुनौतियाँ क्या हैं कि वनों के कटाव और वन्य जीवों के शिकार के कारण वन्य जीवों की प्रजातियाँ क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं और कम हो रही हैं और कुछ प्रजातियाँ तो विलुप्त भी हो गई हैं। कुछ प्रजातियाँ कैसी हो गई हैं? कुछ प्रजातियाँ विलुप्त भी हो गई। तो इसी वजह से हमें वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने इसी वजह से नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, सेंचुरीज मतलब अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, इनका विकास किया जाता है। इसके अलावा वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं चलाई हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में स्टार्ट किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट इसे 1992 में स्टार्ट किया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। इसमें कुछ फैक्चुअल, इसको आप और एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। इसमें और जो फैक्चुअल जानकारी दी गई है, जैसे कि राष्ट्रीय पशु कौन है, ये कुछ स्टेट के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पशु है हमारा, नेशनल एनिमल है बाघ, टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। गुजरात के गिर वन में आपको एशियाई शेरों का निवास है, एशियन लायन जो होते हैं। एक सींग वाला गैंडा जो है ये असम में आपको देखने को मिल जाएगा। जंगली गधा जो है कच्छ का रण गुजरात में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप कुछ फैक्चुअल जानकारी भी एनसीईआरटी में और डीप में पढ़ सकते हैं। कई बार मैथ्स द कॉलम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट बचा है यहाँ पर प्रवासी पक्षी के विषय में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दी गई है
कि कुछ पक्षी जैसे कि पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क और फ्लेमिंगो, पेनेटेल, बदक, कर्ल्यू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रैन साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो इस टाइप से आप प्रवासी पक्षियों की बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट जान सकते हैं। तो संभवतः यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमारी 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आप 6 क्लास की एनसीईआरटी से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर स्टेट, पीएससी और यूपीएससी में आए हैं उन्हें भी आप देखते रहें और उम्मीद है कि हमने जो डिस्कशन किया है इन 7 लेक्चरों में, इन 7 लेक्चर्स में वो तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक सहायता मिली होगी। यदि ये जो कंटेंट डिज़ाइन किया जा रहा है, ये प्री और मेंस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से इसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो आप राइटिंग में भी आप कैसे एग्ज़ाम में राइटिंग करना है, मेंस की राइटिंग करना है, तो वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे की क्लास में इनकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जाएगी और पीछे की क्लास से इनका इंटरलिंक भी होगा। तो आप प्रीवियस क्लास जितनी भी हुई हैं उनका आप रिवीजन करते रहें और अगली क्लास साथ में आप एनसीईआरटी अपने लेवल पर भी पढ़ें। यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी पहुँच हो। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है।